मीन्स जे एडवांस दोनों के लिए ही। एडवांस की तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो ओके, इंटीग्रल्स ओके। सोनाली बेटा, ये एनसीईआरटी का आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया क्या? No one has asked me this question. So this was from reduction. Actually, there's a question in NCERT today. हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया क्या बेटा ऑफ एक्सरसाइज 7.6? सोनाली ज्वाइन नहीं किया क्या? कौन सा है? हाँ देख लो। तो 26 क्वेश्चन नहीं 7.6 में। So I said 21. हाँ सर कर लिया। हो गया। दो तीन बार रिडक्शन करना पड़ेगा, 2-3 बार, और फिर बाद में फिर से इंटीग्रल क्रिएट हो जाएगा। ओरिजिनल इंटीग्रल क्रिएट हो जा रहा है। 2 बार शायद बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। हाँ 2 बार किया और फिर करेक्ट। वो जो सेमी क्वेश्चन आ रहा था उसको एलएचएस पे ले गई। ठीक है, बस सही है वही। और फिर किया 2 से। ओके, सो हाँ, सो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का जो ओरिजिन है, डेफिनिट इंटीग्रल्स का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं होता है लिमिट से। ठीक है, लिमिट से बने हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, अब लिमिट से कैसे बने हैं वो चीज समझेंगे। सो सपोज अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई मुझे एरिया चाहिए, ओके, और ऐसा कोई कर्व दे दिया, सो ऐसा कोई कर्व है, और ये है मेरी स्ट्रेट लाइंस। तो इन स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये है मेरी एक स्ट्रेट लाइन, और एक और स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। ओके, ये है मेरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच जो कुछ भी एरिया आ रहा है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो पहले, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं। सो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? इसकी एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये एक इर्रेगुलर फिगर है, ठीक है, इस फिगर को क्या बोलते हैं? इस फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ओके, सो इस इर्रेगुलर शेप फिगर का अगर एरिया मुझे निकालना है तो याद है क्या हम क्या करते थे भाई? इस एरिया को निकालने के लिए मान लेते हैं कि जो लाइन अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मेरे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट है मेरा x इक्वल्स टू ए, और ये वाला पॉइंट है मेरा x इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो मुझसे कोई पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन, ठीक है, अब एरिया बिटवीन, हाँ, एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया। इस वाले कर्व को मैं मान ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी अगर y एक्सिस है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइंस, सॉरी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस, ये कर्व और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली एरिया की बात हो रही है। ये वाली एरिया का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इंटीग्रल्स के फॉर्म में, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। ठीक है, बिटवीन लाइंस x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी। तो ये वाली चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, और फंक्शन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। किस फंक्शन के अंदर का एरिया निकाल रहे हैं, फंक्शन मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसके साथ में एक छोटा सा dx लगा देता हूं। ठीक है, अब ये वाली चीज क्यों आती है, ये वाली चीज कैसे आती है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, ठीक है, सो बहुत पहले से हम देख रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा हमने फर्स्ट ईयर में, कि जनरली जो एरिया निकाला जाता है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना ले रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर 2008 में आईआईटी जेईई में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर केवल एनसीईआरटी में ही गिवन है, जिस चीज को केवल एनसीईआरटी ने ही डिस्कस किया है। सो बहुत अच्छी चीज गिवन है एनसीईआरटी में, पर मोस्टली लोग उसको मिस कर देते हैं। ओके, सो थोड़ा सा उसी चीज को मैं इनलार्ज करके बता रहा हूं। ठीक है, उसी चीज को मैं इनलार्ज करके बता रहा हूं। यहां पर मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स।
ऐसी मेरे पास कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, ये मेरी कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ओके। और फिर से मैं वो दोनों स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी के बीच की एरिया की बात हो रही है, x इक्वल्स टू बी के बीच की एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एरिया फाइंड करने के लिए, ये तो आपको पता है, इसको छोटे 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 किस में डिवाइड कर देते हैं भाई, छोटे 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 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। अच्छा भाई, तो वो जितने भी रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहा हूं, सपोज ये एक मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल्स इससे छोटे होते हैं, ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल हो गया, ये मेरा तीसरा रेक्टेंगल हो गया, ये मेरा फोर्थ रेक्टेंगल हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके यहां पर मेरा लास्ट रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। सो इन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ रहती है, इन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ रहती है वो हम यूनिफॉर्म रखते हैं, इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जो रहती है वो यूनिफॉर्म रखते हैं। अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं केवल ये वाले रेक्टेंगल की, केवल ये वाले रेक्टेंगल की, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ को अपनी यूनिफॉर्म रखने वाला हूं तो अभी बताओ कि जो टोटल विड्थ है मेरे ट्रेपेजॉइड की, इस ट्रेपेजॉइड का मैं कुछ नाम ले लेता हूं, ये ट्रेपेजॉइड है मेरा कैपिटल ए बी सी कैपिटल डी, ठीक है। सो ये ट्रेपेजॉइड का जो अभी के लिए विड्थ होगा अलोंग एक्स एक्सिस, में इसको विड्थ ले रहा हूं, तो इसका विड्थ क्या होगा भाई अभी के लिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए हो जाएगा इसका विड्थ, ठीक है। अब जब मैं इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, तो मैं मान ले रहा हूं कि मैं इसको एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ओके। अगर मैं इस चीज को एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, तो हर एक रेक्टेंगल का विड्थ क्या हो जाएगा, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, ये हर एक रेक्टेंगल का विड्थ हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन। मान लेते हैं अभी के लिए कि वो वाला जो विड्थ है, ये वाला जो छोटा सा विड्थ है, ये वाला विड्थ h है, ठीक है, ये h है, ये n है, ठीक है, b माइनस ए अपॉन एन, इसकी वैल्यू है h, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ है h, और h की वैल्यू है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर। अब देखो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब x की वैल्यू a होगी तो फंक्शन का आउटपुट क्या होगा भाई, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, f of a। हाँ, x की वैल्यू जब a है, y की वैल्यू है f ऑफ a, चलो ये तो चलेगा। दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू है a प्लस एच, अब a से मैं h डिस्टेंस आगे चला गया हूं, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो h है, तो अब x की वैल्यू हो गई a प्लस एच। जब x की वैल्यू हो गई a प्लस एच, तो फंक्शन के आउटपुट में भी ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, तो अब फंक्शन के अंदर इनपुट में क्या रखेंगे भाई, a प्लस एच रखेंगे, तो आउटपुट आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच, आउटपुट आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो वैसे ये वाला पॉइंट हो गया f ऑफ a प्लस एच, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस टू एच, और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस टू एच, ठीक है, सॉरी a प्लस टू एच कॉमा f ऑफ a प्लस टू एच, इस तरह से हो जाएगा उसके बाद के रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो दो डिफरेंसेस होते हैं, सो पहले तो आप ये बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ओके। सो वापस आ जाते हैं, हम चलते हैं डेस्मोस पे पहले, ओके 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 फाइन, ठीक है, पॉइंट बी को मैं अपने मूव कर दे रहा हूं, ओके। सो ये की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0 पर, ठीक है। सो अभी जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है, 1 के बाद वाला जो ग्राफ है, उस वाले ग्राफ को मत देखो, ठीक है, उस वाले ग्राफ को ध्यान से मत देखो भाई, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मैं मान ले रहा हूं केवल मेरे पास जो एरिया है केवल इंक्रीजिंग वाला एरिया देखना, केवल इंक्रीजिंग वाला एरिया देखना, ठीक है।
हाँ, तो केवल इंक्रीजिंग वाले एरिया में अभी जो व्हाइट शेडेड पोर्शन है या जो अनशेडेड पोर्शन है, अगर मैं केवल रेक्टेंगल्स के एरिया का सम ले रहा हूं, अगर केवल रेक्टेंगल के एरियाज का सम ले रहा हूं, तो क्या होने वाला है भाई? तो ये व्हाइट शेडेड पोर्शन, अगर मुझे उस इंक्रीजिंग कर्व के नीचे का एरिया चाहिए तो मैं व्हाइट शेडेड पोर्शन का कभी भी एरिया नहीं ले सकता, कभी भी मुझे व्हाइट शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल वो रेक्टेंगल्स का एरिया मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जो एरिया आ रहा है, जो रेक्टेंगल से एरिया आ रहा है, आपको ये चीज क्लियर है ना भाई? ये x इक्वल्स टू एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मैं x इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, तो x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट वाले साइड में देखो और x इक्वल्स टू 0 के राइट वाले साइड में देखो, ठीक है। वो जितना सा इंक्रीजिंग फंक्शन है केवल उतने इंक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है केवल उतने इंक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 3 थे तो ये था मेरा जो एरिया मैं काउंट नहीं करने वाला था। मुझे क्या चाहिए था? पूरे के पूरे कर्व x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 1 के अंडर जो एरिया आ रहा है, जो y एक्सिस के ऊपर का एरिया है और x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट साइड का एरिया है, तो ये सारा का सारा एरिया मुझे काउंट करना था। अब मुझे क्या समझ में आया कि भाई वो एरिया कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, कोई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं है, कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं है, कोई एरिया ऑफ सर्कल नहीं बन रहा है, वो तो एक जनरल कर्व बन रही है। सो जनरल कर्व का एरिया निकालने के लिए मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने का सोचा। अभी के लिए मुझे दिख रहे हैं यहां पर 3 रेक्टेंगल्स। जब 3 रेक्टेंगल्स हैं तो पहली चीज की हर एक रेक्टेंगल का दिखने में तो आपको लग रहा है ना, हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म है, क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर पूरी चीज नहीं दिख रही है, पूरी चीज नहीं दिख रही है। सो बी को अगर मैं 1 पे पहुंचा दूं, बी को मैं अगर 1 पे पहुंचा देता हूं, और देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मैंने क्या बोला था अभी? 3 हैं, ओके। सो लेट अस टेक 3 रेक्टेंगल्स, ठीक है। ओके, इसमें 2 ही दिख रहे हैं, इसमें 2 ही दिख रहे हैं, पता नहीं इनकी वैल्यू 3 रखने पे तीसरा किधर चला जा रहा है। ओके, सो अभी केवल फिगर को देखो, n की वैल्यू को मत देखो। फिगर में देखो 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, बहुत सारा व्हाइट पोर्शन है जिसका एरिया काउंट नहीं हो रहा है। जब मैं अपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा रहा हूं तो वो व्हाइट पोर्शन कम होने लग जा रहा है। कम हो गया ना, व्हाइट पोर्शन कम हो गया ना, जो व्हाइट पोर्शन है वो कम हो गया। तो मैं जो एग्जैक्ट एरिया है उसके और बहुत ज्यादा पास पहुंच जा रहा हूं। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो व्हाइट शेडेड एरिया है, जो अनशेडेड एरिया है, वो वाली एरिया जितनी छोटी हो जाएगी उतना अप्रोक्सीमेशन मेरा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं n की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, तो वो जो व्हाइट शेडेड पोर्शन है किसी स्टेज पे ऐसा होगा कि भाई वो व्हाइट शेडेड पोर्शन एकदम गायब हो जाएगा। मैंने इतने ज्यादा रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया कि वो जो व्हाइट शेडेड पोर्शन है वो बिल्कुल गायब हो गया। मतलब मेरा अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट हो सकता है, अभी भी वो अप्रोक्सीमेशन है, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं एग्जैक्ट एरिया पे अप्रोच कर रहा हूँ, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। सो अगर मुझे एग्जैक्ट एरिया चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो इंक्रीज करना है, चलो वो बात तो समझ में आई। यहां पर अप्रोक्सीमेशन किसका हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं भाई, ठीक है। तो नीचे कोई एरिया नहीं है तो मैंने इसको इरेज कर दिया, ओके फाइन। अब देखो कि अगर मुझे रेक्टेंगल्स का एरिया चाहिए तो किस तरह से एरिया का अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। एक केस ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूं कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए, इससे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये दिख रहा है ना भाई सभी को? ऐसा मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अभी मैं ये इसके नीचे वाले एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई, तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई? उसका विड्थ तो सभी का h है, इनटू उसका हाइट। उस रेक्टेंगल का हाइट क्या है? f ऑफ ए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अब मैं टोटल एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टोटल एरिया को मैं अभी के लिए a ले लेते हैं। यही वाली एरिया है भाई a के बराबर, सो अभी के लिए मैं टोटल एरिया को a ले रहा हूं। सो a की वैल्यू हो जाएगी इसका हाइट, इसका विड्थ अभी जो दिख रहा है h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a, ठीक है, चलेगा। h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a, समझ में आया भाई सभी को?
हाँ हाँ सर। अब देखो अब जो दूसरा वाला रेक्टेंगल है, दूसरे वाले रेक्टेंगल का फिर से अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो फिर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस वाले पॉइंट से इसके ऊपर, तो इसके नीचे की कुछ एरिया आ रही है, इसके नीचे की कुछ एरिया आ रही है, चमक रहा है भाई, चमक रहा है सभी को, इसके नीचे वाला एरिया आ रहा है, हाँ ठीक है। सर। अब जो मेरा नया वाला रेक्टेंगल होगा जरा बताओ तो उस नए वाले रेक्टेंगल का हाइट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच। तो टोटल जो एरिया होगा कैपिटल ए पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर के पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच तक, एच एच ए प्लस 2h तक, वो हो जाएगा। फिर से एक रेक्टेंगल आया जिसका विड्थ था h, और फिर से एक रेक्टेंगल का हाइट आया भाई जिसका हाइट था a प्लस एच। अच्छा भाई, अब ये सिलसिला कहां तक चलेगा भाई? ये सिलसिला चलेगा ये वाले हाइट तक, ये वाले हाइट तक, ये वाले हाइट तक, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा? एफ ऑफ बी। बी। एच के टर्म्स में एफ ऑफ ए प्लस एन एच। एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? बी माइनस एच। हाँ बेटा, बी माइनस एच। बी माइनस एच। और कोई ट्राई? ए के टर्म्स में बताओ। आप ए से चलते हुए आ रहे हो, ऐसा सोचो। सो लास्ट वाला जो रेक्टेंगल होगा उसका हाइट क्या हो जाएगा? n minus 1 a। हाँ ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। कौन कौन बोल रहा है भाई? a plus n minus h। a प्लस एन माइनस एच, नहीं, n minus 1 into h। n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है भैया। शुरुआत कहां से हुई संसार की? a प्लस 0h से मैंने शुरू किया था, a प्लस 0h से मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो संसार का जो आखिरी n होगा, मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया था वो a प्लस 0h था। सेकेंड रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा था वो h मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 0h था। सेकेंड रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो h मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 टाइम्स ऑफ h है। तो सेकेंड रेक्टेंगल के लिए a प्लस 1 टाइम्स ऑफ h कैसे मिल रहा है भाई? यहां पर सोचो h के साथ क्या किया जा रहा है? 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ h किया जा रहा है। यहां पर a प्लस 0h कैसे आ रहा है? 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ h आ जा रहा है। तो जो लास्ट रेक्टेंगल होगा उसका एरिया होगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? इसके साथ एक h भी आएगा, ये h है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताओ कि जो एक्चुअल एरिया था, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं भी तो जो एक्चुअल एरिया आने वाला है उससे ये एरिया कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा, क्योंकि वो छोटे इतने टिचकू से जो ये वाले ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल एक्चुअली ये ट्राइंगल भी नहीं है, पर ये जो भी एरिया है हम ये वाला एरिया अभी भी काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इस वाली चीज को मैं एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता हूं, लोअर केस एस एन, ठीक है। क्लियर है भाई ये चीज? हाँ। ओके, अब टोटल एरिया चाहिए तो एक और केस हो सकता है भाई। टोटल एरिया चाहिए तो एक और तरीके से हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं, और वो वाला मेथड कुछ ऐसा है कि क्या होता अगर मैं ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये पॉइंट ए से ना बना करके इस वाले पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनता, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल बनता। तो जो एक्चुअल एरिया थी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया में काउंट करने लग जाता, ये ऊपर वाला एरिया भी काउंट होने लग जाता ना भाई, ऊपर वाला एरिया भी काउंट होने लग जाता। अच्छा, तो अब बताओ कि मैं अब ऊपर रेक्टेंगल बना रहा हूं, ऊपर रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूं मैं, जो सेकंड वाला साइड है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब ये बन जा रहा है मेरा टोटल रेक्टेंगल, ठीक है। चल, अगर ये बन जा रहा है मेरा टोटल रेक्टेंगल, तो अब मेरे पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस एच। दूसरे वाले का एरिया h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ
a plus plus 2h, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, और जो लास्ट वाला रेक्टेंगल होगा उसका एरिया होगा f ऑफ a प्लस NH. n NH. टाइम्स ऑफ h, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। इस वाले एरिया को मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल SN, इस वाले एरिया को मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल SN, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ गई कि अभी के लिए स्मॉल SN इज लेस देन लोअर केस SN इज लेस देन कैपिटल SN। ये समझ में आया? हाँ. हाँ सर. हाँ So, सर. 2008 जेई एडवांस्ड का एक क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी जेई मेंस उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था 2008 के जेई एडवांस्ड में, जिसको उस वाले क्वेश्चन को भी माना जाता है कि जो सबसे अच्छे आईआईटी जेई के क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो अब देखो, यहां तक तो मुझे पता है कि स्मॉल लोअर केस SN अपर केस SN से छोटा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? जब मैं इसमें लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो रेक्टेंगल काफी छोटा हो जाएगा, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैं मान लेते हैं कि लोअर केस SN में ही लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा SN, और इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर रहा हूं। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या चीज ज्यादा हो जाएगी भाई? किस चीज को बहुत मैक्सिमाइज कर देंगे? एरिया। एरिया कभी मैक्सिमाइज नहीं होगा। एरिया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है भाई। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाने का मतलब क्या है? Approx answer. और भी कोई मतलब है उसका? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाने का मतलब है ABNH। इसमें कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कौन सी वैल्यू ज्यादा हो रही है? N की वैल्यू, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं n की वैल्यू को इंफिनिटी टेंड करा दे रहा हूं। मतलब मैं इसको इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। ये चीज आपने पहले भी देखी हुई है, मैंने इसको अब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो h की वैल्यू का क्या होगा भाई? h की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, ठीक है। n की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो पक्का h की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज अभी हो रही है मेरे लोअर केस SN के साथ, अच्छा भाई, अब देखो इसी वाली चीज को मैं इसके LHS के लिए, मतलब ये वाला जो टर्म है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ भाई, ये वाला जो LHS वाला टर्म है, ये वाली पूरी चीज, इसके लिए कैसे लिखूंगा भाई? इसके लिए कैसे लिखें? इसी वाली चीज को इसके लिए कैसे लिखें? ये तो डिस्क्रीट है, ये तो सारा का सारा डिस्क्रीट है, तो इसके लिए किस तरह से लिखेंगे भाई? तो h तो सभी के साथ है, ठीक है। h अगर सभी के साथ है तो मैं h को कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है। अब डिस्क्रीट नंबर्स का सम कैसे लिखते हैं भाई? डिस्क्रीट नंबर्स का सम कैसे लिखते हैं? समेशन से लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे एक नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 f ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ h। चमका भाई ये चीज? समेशन का मतलब क्या है? r की वैल्यू 0 रखो, f ऑफ a आया, r की वैल्यू 1 रखेंगे, f ऑफ a प्लस h आ जाएगा। ऐसे करते करते r की वैल्यू n-1 रखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो ये तो बात हुई लोअर केस SN की। लोअर केस SN को इस तरह से समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई मुझे जल्दी से बताएगा यहीं पर कि अपर केस SN के लिए कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल SN के लिए क्या लिख सकते हैं भाई? कैपिटल SN के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो h 0 को टेंड कर रहा है, अपर केस SN आ जाएगा, और वो वाली चीज हो जाएगी फिर से h मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ, अब क्या करें, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक
एफ ऑफ ए प्लस अभी भी आर टाइम्स ऑफ एच, ए प्लस अभी भी आर टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। ओके, अब देखना यहां पर खेल क्या हो रहा है। अब क्या पहली चीज तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इनडिटर्मिनेट है। ओके, मैंने आपको बताया था दुनिया में कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा आउटपुट 0 ही आएगा। इनडिटर्मिनेट चीजें कैसे बनती हैं? जब कोई चीज टेंड कर रही हो 0 को और दूसरी चीज टेंड कर रही हो इंफिनिटी को, तब डिफाइन नहीं कर पाते उसकी वैल्यू। मतलब कि दूसरा वाला टर्म एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और h 0 को टेंड कर रहा है। n किधर भाग रहा है भाई? इंफिनिटी। h किधर भाग रहा है भाई? 0 को, ठीक है। एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा, h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0। अभी एग्जैक्टली 0 नहीं हुआ। जिस किसी भी चीज को एग्जैक्टली 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आउटपुट आने वाला है, ठीक है। अभी h एग्जैक्टली 0 नहीं हुआ, बस टेंड कर रहा है 0 को। एंड पूरा पूरा इंफिनिटी नहीं हुआ, बहुत बड़ा कोई नंबर आ गया है भाई जो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, बस इंफिनिटी तक पहुंचने वाला है, बहुत बड़ा कोई नंबर आ गया है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये तो लिमिट है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप बस ऐसा सोचो, अपने दिमाग में ऐसा फोटो बना लो भाई कि एक बहुत छोटी वैल्यू को एक बहुत बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। अरे भाई कोई छोटी सी वैल्यू ले लो 0.0001, कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लो। इसके लिए 10⁻⁴ से बड़ी कोई भी वैल्यू बड़ी होगी तो 100 ले लो। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी ना भाई, 0.01 एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी ना। बस यही चीज मैं बोल रहा हूं कि जब एक बहुत छोटी वैल्यू को एक बहुत बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली 0 है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आउटपुट देगा। लिमिट्स का यही तो खेल है। लिमिट्स क्या बोलता है कि वो नंबर टेंड कर रहा है 0 को, 0 नहीं हुआ है। वो नंबर टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, इंफिनिटी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इससे एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि b माइनस a एक फाइनाइट वैल्यू है। यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है कि एक चीज अब जो मैंने कन्वर्जन कर दिया, जब मैंने इसको इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया तो n टाइम्स ऑफ h की वैल्यू b माइनस a के बराबर है, जहां पर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, जब भी 0 को टेंड करने वाला है। लेकिन जो वैल्यू आ रही है इनसे वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, हाँ। ये जो फाइनाइट वैल्यू है, ये डिफरेंस ऑफ क्या होता है भाई? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर है? हाँ। अब देखो, ये चीज मैं कल पढ़ाने वाला हूं, पर जब मैं स्मॉल एसएन और कैपिटल एसएन ले लेता हूं, अभी के लिए केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। कल फिर से पढ़ाऊंगा इस चीज को। एक बार मैं लिमिट्स में पढ़ा चुका हूं इस चीज को, मैंने पढ़ाया था ना भाई, समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पढ़ाया था ना। तो फिर से पढ़ाऊंगा कल। पर अभी के लिए बस ये समझ लो कि यहां पर जो चेंज होने वाली चीज है वो क्या है। यहां पर जो चेंज होने वाली चीज है दोनों ही इंटीग्रल्स में, वो केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। इसी का तो खेल चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। लिमिट्स भी सेम है, ठीक है। तो केवल जो चेंज होने वाली चीज है वो है अपर लिमिट और मेरी लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो अपर लिमिट है उसको n से डिवाइड करते हैं और n को इंफिनिटी भेज देते हैं। जो लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड करते हैं और n को इंफिनिटी टेंड करा देते हैं, ठीक है। इससे मिलता है मेरे डेफिनेट इंटीग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जो समेशन में देखो, तो मैं अभी समेशन की अपर लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो समेशन में जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को n से डिवाइड करो और उसको इंफिनिटी टेंड करा दो। समेशन में जो अपर लिमिट है उसको n से डिवाइड करो और n को इंफिनिटी टेंड करा दो। टेंड नहीं करा रहे हैं, n एक्चुअली इंफिनिटी ही जा रहा है, ठीक है। सो अगर आप अपने अपर लिमिट में इंफिनिटी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख दोगे, अगर आपकी अपर लिमिट अभी n+1 है और दूसरे की अपर लिमिट केवल n है, ठीक है,
तो जब आप इसको n से डिवाइड करोगे और n को इन्फिनिटी टेंड करा दोगे, और जब आप इसको भी n से डिवाइड करोगे और n को इन्फिनिटी टेंड करा दोगे, तो दोनों के लिए आउटपुट क्या आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/n तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो n/n 1 दे देगा। तो दोनों जगह आउटपुट क्या आ रहा है भाई? दोनों जगह आउटपुट सेम आ जा रहा है, सेम आ जाता है। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से मेंशन तो नहीं किया एनसीईआरटी में, पर एनसीईआरटी में ये बोल दिया है कि ये दोनों की दोनों लिमिट्स एक्चुअली जब n इंफिनिटी को टेंड करता है, जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तब ये दोनों की दोनों लिमिट्स बराबर हो जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या भाई? ये दोनों की दोनों लिमिट्स लगता तो है छोटी बड़ी है, लेकिन जब n को इंफिनिटी टेंड करा देते हैं तो ये दोनों की दोनों लिमिट्स अप्रोच करने लग जाती हैं भाई एक दूसरे के पास, ऐसा लगता है कि बराबर हो जा रही हैं। तो क्या होता है कि सैंडविच थ्योरम के बारे में सुना है ना भाई आपने? सैंडविच थ्योरम के बारे में सुना है ना? तो जो मेरा इंटीग्रल है a से b, जो इंटीग्रल है a से b f ऑफ x, इंटीग्रल है a से b f ऑफ x। अब आपको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो मैं एक्चुअल एरिया निकाल रहा था, इंटीग्रल a से b f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, कहीं ना कहीं जो मैं एक्चुअल एरिया निकाल रहा था, वो वाली एक्चुअल एरिया जो मैंने सेकंड वाला कैपिटल SN से निकाली, हमेशा वो उससे छोटा था। जो एक्चुअल इंटीग्रल था, जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व था, वो हमेशा कैपिटल SN से छोटा था। ठीक है, तो f ऑफ x dx ये हमेशा कैपिटल SN से छोटा था और हमेशा लोअर केस SN से बड़ा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ भाई? अभी क्या हुआ कि यहां पर मैं इसको इंटीग्रल नहीं लिखूंगा, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ले लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं केवल एरिया की बात करता हूं, एरिया, ये वाला एरिया मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये एरिया मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, मुझे कोई बोला भाई एरिया अंडर द कर्व निकालो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकालो। एरिया अंडर द कर्व को मैं इंटीग्रल के फॉर्म में भी निकाल सकता हूं। अभी के लिए मैं सिंपल एरिया बता रहा हूं भाई, जो एरिया आने वाली है वो SN से कैपिटल SN के बीच की आने वाली है। ठीक है, तो जब मैं इसको इंफिनिटी को टेंड करा देता हूं, यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है या h टेंड्स टू 0 हो जाता है SN के साथ, और सेम चीज अगर मैं एरिया के साथ करता हूं तो यहां मुझे मिलता है इंटीग्रल a to b f of x dx। और क्योंकि ये सैंडविच हो चुका है इन दोनों के बीच में, कौन सी दो चीज के बीच में भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0, कैपिटल SN एंड स्मॉल SN। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अभी के लिए ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल हो गई हैं। सैंडविच थ्योरम से बोलेंगे भाई लिमिट एंड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो बीच वाला ऑलरेडी इनके बराबर हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0, लोअर केस SN विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0, कैपिटल SN विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल a से लेकर के b f ऑफ x dx। क्लियर है ये चीज? समझ में आया सभी को? आगे भाई। अब देखो जेई इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि IIT जेई एडवांस पूछ चुका है, तो जेई दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक वो बोलेगा कि अभी n की वैल्यू को हम इंफिनिटी टेंड नहीं करा रहे हैं, ठीक है, और जब तक n की वैल्यू इंफिनिटी नहीं टेंड कर रही है तब तक एग्जैक्ट एरिया भी नहीं निकलने वाला है, और जब इंफिनिटी नहीं टेंड कर रही है तो हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, लोअर केस SN की वैल्यू हमेशा अपर केस SN से बड़ी होगी। क्लियर है भाई? चमका? ठीक है, तो इस वाली चीज के लिए तैयार है ना? हो सकता है वो रिपीट कर दें, अगर वो अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो ये वाली चीज। और मोस्टली ऐसा होता है कि जेई मेंस में इंटीग्रल कैलकुलस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाकी सारे के सारे चैप्टर्स से अच्छे होते हैं। ठीक है, ओके, सो यहां तक समझ में आ गया? बढ़े आगे। हाँ सर। अब देखो इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी ने भी ये वाले क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए हैं बोर्ड एग्जाम में, पर फिर भी एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी में फिर आंसर मैच करना पड़ेगा और सपोज अगर आपको आ गया कि यूजिंग लिमिट ऑफ सम, मैंने ऊपर में लिमिट ऑफ सम नहीं लिखा क्या टॉपिक का नाम?
रिमन्स हाइपोथेसिस या इसको लिमिट ऑफ सम बोलते हैं, ठीक है। तो सभी लिख लो भाई ऊपर में, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। सम को मैंने लिमिट दे दिया, समेशन निकाला और उसको लिमिट दे दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज है लिमिट ऑफ सम। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा करता था, ये है लिमिट, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे ही नहीं दिख रहा है, लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंटीग्रल बताओ, काफी स्लो हो गया है, हाँ भाई इंटीग्रल बताओ यूजिंग लिमिट ऑफ सम, किस चीज का इंटीग्रल बताओ भाई, बताओ इंटीग्रल इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 तक e रेज़ टू द पावर x, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व, ठीक है। तो इस चीज के लिए पहले मुझे डिसाइड करना पड़ता है, इस चीज के लिए पहले मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई अभी के लिए जो मेरा गौतम अभी क्या बोल रहे हो, ओके। सो इस चीज के लिए डिसाइड करेंगे छोटी छोटी चीज भाई। कौन कौन सी चीज डिसाइड करनी पड़ेगी भाई, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, n टाइम्स ऑफ h क्या है, और मेरा f ऑफ x क्या है, ठीक है। तो बताते जाओ। तो भाई कंपेयर करके बताना भाई, ऊपर वाला जो प्रोफाइल है उसको कंपेयर करके बताना। यहां पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। n टाइम्स ऑफ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था एक फाइनाइट वैल्यू आती है, यहां पर वो फाइनाइट वैल्यू क्या है, 1 है। b माइनस a ही nh की वैल्यू होती है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 दैट इज 1, और f ऑफ x है मेरा e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। क्लियर है, हाँ। अब लिमिट ऑफ सम कैसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में लिमिट ऑफ सम कैसे यूज करेंगे। तो मुझे चाहिए इंटीग्रल, अच्छा भाई इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 तक e रेज़ टू द पावर x dx, चलो ये वाला इंटीग्रल चाहिए। अच्छा तो ये वाला इंटीग्रल निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो h 0 को टेंड कर रहा है, और निकालना क्या है भाई, h टाइम्स ऑफ समेशन निकालना है। मतलब सारे के सारे जो मेरे फंक्शन के हाइट आने वाले हैं भाई, वो सारे के सारे हाइट्स को ऐड करना है, वो सारे के सारे हाइट्स को ऐड करना है, ये वाली चीज। f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a प्लस h निकालना है, f ऑफ a प्लस n माइनस n-1 टाइम्स ऑफ h निकालना है। अब आप बोलोगे सर f ऑफ a प्लस h ही क्यों निकालें, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h सेकेंड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाला तरीका ही क्यों लिए। तो इसलिए ले सकते हैं दोनों ही तरीके, क्योंकि मैंने अभी लास्ट में क्या बोला कि ये तीनों की तीनों चीजें तो सैंडविच हो चुकी हैं, जो मेरा अंदर वाला इंटीग्रल है वो सैंडविच हो गया है भाई इन दोनों वैल्यूज के बीच में। जब सैंडविच हो गया है तो एक्चुअली लोअर केस एसएन और अपर केस एसएन दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो आप दोनों ही फॉर्म लोगे, सेम आंसर आएगा। एनसीईआरटी क्या करता है कि लोअर केस एसएन लेके सॉल्व करता है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो लोअर केस एसएन लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। जेई में ये चीज कभी नहीं पूछेगी, जेई में जो चीज पूछेगी मैंने बता दिया, वो एसएन और कैपिटल एसएन के बीच में रिलेशन पूछेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ। तो अभी जल्दी से जो जैसा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वैसा लिख लेते हैं भाई। तो h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a, अब f ऑफ a क्या है, a की वैल्यू 0 है तो e रेज़ टू द पावर 0, f ऑफ a इज e रेज़ टू द पावर 0। फिर f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h इज e रेज़ टू द पावर 0 प्लस h, दैट इज e रेज़ टू द पावर h। फिर e रेज़ टू द पावर 2h, फिर e रेज़ टू द पावर 3h। अब ये सिलसिला कहां तक चलता रहेगा भाई, n minus 1 e रेज़ टू द पावर n-1 टाइम्स ऑफ h, बिल्कुल सही। अच्छा तो इसका आंसर निकालना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। ये वाली चीज क्या है भाई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पर लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी h। अब आपके ऊपर है, आप n को इंफिनिटी को टेंड करा के केवल छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में दोनों स्टेप साथ साथ लिखे हैं, या नहीं भी लिखे हैं मैं भूल गया। ओके सो h टेंड्स टू 0, दोनों चीजें साथ साथ ही हो रही हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो अपने आप ही h 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी सारी की सारी कहानी h के टर्म्स में है, ओके। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। कॉमन रेशियो क्या है भाई? हाँ, कॉमन रेशियो रेज टू द पावर n, तो कॉमन रेशियो है e रेज टू द पावर h, रेज टू द पावर n हो जाएगा e रेज टू द पावर nh। सो कॉमन रेशियो रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1, तो कॉमन रेशियो क्या है? e रेज टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आपको ये समझ में आ गया कि मैंने n और h की लिमिट दोनों साथ साथ क्यों लिखी हैं, क्योंकि यहां पर ये जो nh वाला टर्म बन रहा है, nh वाला टर्म बन रहा है, इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं भाई? nh की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी when h is tending to 0, e raised to the power 0, and this is e raised to the power 1 minus 1 divided by e raised to the power h minus 1 divided by h। ठीक है, अब नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0, e raised to the power h minus 1 divided by h क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? e raised to the power 1, that is e minus 1, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आउटपुट। क्लियर है? अब अगर एग्जाम में आया वहां पर सॉल्व बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो गलती से भी ऐसा मत करना। कैसा मत करना भाई? गलती से भी ऐसा मत करना कि भाई हाँ इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 e रेज टू द पावर x dx, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल तो e रेज टू द पावर x ही होता है, बस वैल्यू रख देंगे 0 से 1, तो ये हो जाएगा e माइनस 1। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? देखो तो वो क्या पूछना चाहता है, जो पूछना चाहता है वही लिख के आना है वहां पर। ठीक है, लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझ आया क्या बेटा? सर लास्ट सेकंड स्टेप, सेकंड लास्ट, यहां से h से डिवाइड कर दिया मैंने, ये वाली चीज को h से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट जो होता है ना वो सबके पास चला जाता है, तो जहां पर वेरिएबल्स है वहां पर लिमिट लगा देंगे। जो कांस्टेंट टर्म्स है वो, उनमें लिमिट की क्या जरूरत है? जो कांस्टेंट टर्म्स है वो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अरे लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ 6 क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि उसमें x कहीं है ही नहीं। तो मेरे न्यूमरेटर में कहीं x है ही नहीं, मेरे न्यूमरेटर में कहीं h नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो न्यूमरेटर का तो सीधा फाइनल आउटपुट आ गया। जो डिनोमिनेटर है उसके साथ लिमिट चला गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, हाँ सर समझ आया। हाँ ठीक है, ओके। कोई दूसरा मेथड भाई? इस वाली ये वाली चीज अगर किसी को याद नहीं होती तो क्या बात मैंने बताया था, अगर कभी भूल जाओ तो क्या कर लो? हॉस्पिटल ले जाओ उसको, हॉस्पिटल ले जाओगे तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके ओके, सो दूसरे वाले मेथड, दूसरे वाले तरीके से नहीं करना है इस चीज को। ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई, डेफिनेट इंटीग्रल्स में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चीज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इफ इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx बिकम्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस चीज का इंटीग्रल 0 हो जा रहा है, देन f of x has at least one root in AB, in open interval AB, given that f of x is continuous, given that f of x is continuous। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस प्रॉपर्टी को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 to π/2 sin of x। ठीक है, पहले ये वाली चीज लिख ली भाई सभी ने? हाँ ठीक है, ओके। अब मेरे पास अगर इंटीग्रल है 0 to π/2 sin of x, 0 to π/2 sin of x, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड कैसे करते हैं भाई? साइन ऑफ x को सिंपली इंटीग्रेट कर दो। साइन ऑफ x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा?
माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अच्छा भाई, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स आ गया। यहां पर प्लस से नहीं लिखते, यहां पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि हम एग्जैक्ट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट इंटीग्रल्स देख रहे हैं। ओके, सो यहां पर अब डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये वाली चीज आती है वापस, व्हाट आर एग्जैक्ट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट इंटीग्रल निकाल रहे हैं यहां पर जो भी आंसर आने वाला है वो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, उसमें प्लस सी माइनस सी ऐसी कोई चीज नहीं होगी। ओके, सो यहां पर 0 से π/2 अब रखो अपर लिमिट, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, इसमें रखता हूं अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0, दैट इज बाद में लिखेंगे, दैट इज 1। ओके, तो ये दे देगा +1। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। और एक केस देखते हैं भाई, यहां से तो कुछ नहीं पता चला, यहां से तो जो ऊपर वाली चीजें लिखी हुई तो समझ में ही नहीं आई कि क्यों लिखवाया। अच्छा भाई, एक और इंटीग्रल देखते हैं भाई। अब मैं देखता हूं इंटीग्रल, हाँ अब मैं देखता हूं इंटीग्रल पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 2 लिखना पड़ेगा, पाई से 3π/2 cos ऑफ x, पाई से 3π/2 cos ऑफ x। ठीक है, तो चलो बिल्कुल जैसे ऊपर वाले टर्म को इंटीग्रेट किया, बिल्कुल वैसे ही इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, तो बिल्कुल वैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। इसका इंटीग्रल हो जाएगा cos ऑफ x का इंटीग्रल sin ऑफ x, और पाई से 3π/2 ये वैल्यूज रखने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो यहां से आ जाएगा ये वाली चीज sin ऑफ 3π/2 माइनस sin ऑफ पाई। फिर से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। अच्छा भाई, अब sin 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ 1, और sin मल्टीपल ऑफ पाई ये हो जाता है सिंपली 0, तो -1 आ जाएगा आउटपुट। अब आप बोलोगे सर डेफिनेट इंटीग्रल्स तो एरिया निकाल रहा था, तो ये एरिया की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ जा रही है? ये एरिया की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ जा रही है? तो ये एरिया की वैल्यू नेगेटिव करने वाला जो फंक्शन है वो मेरे रेक्टेंगल का हाइट है। देखो, तो रेक्टेंगल का हाइट में क्या दे रहा था? मैं अपने रेक्टेंगल का हाइट ले रहा था फंक्शन का हाइट, फंक्शन का y एक्सिस यानी फंक्शन का आउटपुट। तो ये वाली चीज समझने वाली है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व जब बताता है तो वो मॉडुलस ऑफ एरिया अंडर द कर्व हम ले सकते हैं, लेकिन वो एरिया नेगेटिव भी आ सकता है। एरिया नेगेटिव आने का रीजन क्या है? कि जो मेरा आउटपुट है, मतलब हाँ, अगर आप केवल एब्सोल्यूट एरिया की बात करोगे तो एब्सोल्यूट एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो आपका नेगेटिव एरिया आ रहा है वो वाला नेगेटिव एरिया का पॉजिटिव कर लो। वो नेगेटिव एरिया आ इसलिए रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा जैसे इस केस में हो रहा है। इसका अगर मैं ग्राफ स्केच करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका ग्राफ, और चमक भी गया होगा बहुत लोगों को कि यहां पर cos ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0, थोड़ा और छोटा बनाते हैं, 0 π/2 पाई 3π/2 पूरा ही बना लेते हैं 4π। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो आपको पता है कि जब मैं इस वाले एरिया की बात करूंगा तो फिर से एरिया कहां से कहां तक निकाल रहे हैं भाई? एरिया निकाल रहे हैं x इक्वल्स टू पाई से लेकर के x इक्वल्स टू 3π/2 तक, x इक्वल्स टू 3π/2 तक। आपने बिल्कुल सेम चीज की होगी, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया होगा, लेकिन एक और चीज की होगी भाई, जब आपने फंक्शन के आउटपुट लिया होगा, इस रेक्टेंगल में डिवाइड किया होगा, और इस फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो चीज ली होगी, तो वो क्या आ गया होगा? नेगेटिव आ गया होगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम ही इस चीज का आंसर देता है कि भाई जो एरिया आ रही है यहां पर वो नेगेटिव क्यों आ जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो y कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ भाई सभी को? अच्छा, तो आप बोलोगे सर फिर हम निकाल क्या रहे हैं? क्या ये डेफिनेशन सही है कि
एरिया अंडर द कर्व बताता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व बताता है डेफिनेट इंटीग्रल। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हमें जो चीजें पढ़ाई गई हैं कि भाई इंटीग्रल्स का काम होता है एरिया अंडर द कर्व निकालना, वो चीज बिल्कुल करेक्ट नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी कर्व के अंदर का इफेक्टिव एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जहां पर वो फंक्शन जीरो हो जा रहा है, जहां पर वो फंक्शन जीरो हो रहा है वो वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे वो फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपको पीस वाइज फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब जो नेगेटिव वाला एरिया है, जैसे कि अभी पाई से लेकर के 3π/2 तक मैंने एरिया लिया था, तो ये नेगेटिव वाला एरिया है। अगर मैं पाई से लेकर 2π तक बोलता तो आपको क्या करना पड़ता, अगर आपको टोटल एरिया ही चाहिए, अगर आपको टोटल एरिया ही चाहिए तो आप क्या करते, आप पाई से लेकर के 3π/2 तक इंटीग्रेट करते और उसका मॉडुलस ले लेते, और फिर 3π/2 से लेकर 2π तक इंटीग्रेट करते और उसकी मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ये चीज? तो डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व नहीं बताता। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या बताता है भाई, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, मतलब जो एरिया नेगेटिव है उसको नेगेटिव जैसा ही ट्रीट करता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप वेलोसिटी निकालते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो कभी कभी वेलोसिटी नेगेटिव, इनफैक्ट नेगेटिव आ सकती है वेलोसिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता तो और एरिया अंडर द कर्व निकालते थे आप, तो फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती थी। क्लियर है? वो वाला नेगेटिव इसलिए आता था। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल gives effective area or algebraic sum of areas under the curve। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया अंडर, मुझे शायद याद नहीं, एरिया अंडर इंटीग्रल्स नाम है। ठीक है, सो इफेक्टिव एरिया, ठीक है, या अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अलजेब्रिक सम मतलब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव जैसा ही ट्रीट करो, उसका मॉडुलस मत लो। ठीक है, अब अभी तक मैंने ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं किया कि ये वाली चीज मैंने क्यों लिखाई है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं, उसके पहले ठीक है, ये वाली चीज तो है, उसके पहले अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ एरिया फ्रॉम पूरा ले लो, एरिया फ्रॉम 0 to 2π साइन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एरिया बताओ, 0 to 2π साइन ऑफ एक्स, इट्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा? सो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, फिर यहां पर रखेंगे एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 2 पर। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा मुझे माइनस तो कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर मुझे मिलेगा cos ऑफ 2π माइनस cos ऑफ 0, ऐसा कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? cos ऑफ 2π क्या होता है भाई? cos ऑफ 2π होता है 1। cos ऑफ 0 क्या होता है? cos ऑफ 0 भी होता है 1। तो ये वाली चीज आ गई 0। अच्छा, तो ये वाली चीज आ गई 0। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या ये वाली चीज आ गई 0, तो जो मैंने ऊपर में शब्द लिखे हैं भाई, जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? ठीक है, 0 आ रहा है, देखो तो क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा भाई। ऐसा है साइन ऑफ एक्स का एरिया, ये है मेरा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, जो कि बिल्कुल साइन ऑफ एक्स के ग्राफ जैसा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आप इतना भरोसा तो कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो ये है मेरा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, ये बन गया साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। अब हो क्या रहा है कि मैंने अभी इफेक्टिव एरिया या अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज की बात की थी ना भाई, इफेक्टिव एरिया अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज की बात की थी ना, तो देखो क्या हो रहा है, देखो इसको ऐसा आधा आधा डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं हाफ डिवाइड कर देता हूं। अब चक्कर क्या है कि ये वाला जो एरिया है, मैंने 0 to π/2 भी साइन ऑफ एक्स का एरिया निकाला था,
तो 0 to पाई बाय 2 sin x का एरिया क्या था? 1 आया था। तो ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है उसको शायद ये वाला 1 उड़ा दे रहा होगा। ये जो नीचे वाला 1 दिख रहा है ना, ये नेगेटिव ऑफ 1 आ जा रहा है, तो ये वाले 1 को शायद ये वाला 1 उड़ा दे रहा होगा। और सेम इज द केस विद दूसरा वाला 1, जो यहां पर एक पॉजिटिव ऑफ 1 बन रहा था, उसको नीचे वाला नेगेटिव ऑफ 1 उड़ा दे रहा है, नीचे वाला नेगेटिव ऑफ 1 उड़ा दे रहा है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या 0 to 2 पाई के बीच में साइन ऑफ x का कोई रूट है? हाँ, साइन ऑफ x 0 हो रहा है 0 to 2 पाई के बीच में, ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में साइन ऑफ x 0 हो रहा है। कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है भाई? x इक्वल्स टू पाई इज द रूट। ठीक है, अब इस चीज को फिर से सुनो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये तो चमक गया ना भाई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव में 1 नीचे वाला नेगेटिव में 1 उड़ा दिया, ऊपर वाला पॉजिटिव में 1 नीचे वाला नेगेटिव में 1 उड़ा दिया, तो ये सारी चीजें चमक गई। अच्छा, तो फिर अगर किसी चीज का इंटीग्रल 0 हो जा रहा है, इफेक्टिव एरिया अंडर द कर्व 0 हो जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से उसका कहीं हाइट पॉजिटिव है, कहीं पे उसका हाइट नेगेटिव हो जा रहा है, और इसलिए उसका इफेक्टिव एरिया या अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज या फिर सिंपली डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब आप मुझे बताओ कि जो ऊपर में कहानी मैंने लिखी, इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? कि अगर कम से कम एक रूट है तो फिर इफेक्टिव एरिया 0 हो जाए। इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? होगा। चलो अभी देख लेते हैं, ये देखो तो भाई, मैं अब अपनी कर्व कुछ ऐसे ले रहा हूं, कैसे भी ले रहा हूं। अभी के लिए मेरी कर्व हो गई ऐसी कुछ, ठीक है, ये हो गई मेरी कर्व कुछ ऐसी, ठीक है। अब मैं जो एरिया ले रहा हूं, मैं ये इतू सा एरिया इधर ले रहा हूं और इतना सारा एरिया ले रहा हूं इधर, ठीक है। तो मैं x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो पहली चीज की क्या रूट मिल रहा है? रूट मिल रहा है। क्या इफेक्टिव एरिया 0 हो रही है भाई? इधर देखो तो हाथी वाली एरिया, इधर हाथी सी एरिया, इधर चींटी सी एरिया, ये इफेक्टिव एरिया तो 0 कभी नहीं होगी। 0 नहीं होगी तो क्या उसका कन्वर्स ट्रू होगा? नहीं होगा। मतलब अगर रूट मिल रहा है तब इफेक्टिव एरिया 0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिख लो भाई, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां लिख लो तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। से पीरियोडिक फंक्शंस के लिए कन्वर्स ट्रू होगा। कन्वर्स इज पीरियोडिक फंक्शन के लिए भी नहीं होगा ना भाई। देखो तो अगर मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट करता, यहां से एक सेकेंड, अगर मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देता तो क्या होता? रूट मिलता, इफेक्टिव एरिया 0 नहीं होती। पीरियोडिक फंक्शंस के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन को अगर उनके पीरियड के अबाउट अगर आप इंटीग्रेट करो, भाई इसका पीरियड है 2 पाई या हाँ इसका पीरियड है 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई या 2 पाई से लेके 4 पाई के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, तब भी चेक करना पड़ेगा कि क्या उस पर्टिकुलर पीरियड में वो पीरियोडिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज का कॉम्बिनेशन दे रहा है। जैसे अगर आप केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लोगे तो उसका एरिया तो हमेशा, वो पीरियोडिक है लेकिन उसका एरिया तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो वहां पर भी 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, 0 कभी नहीं होगा। चमक रहा है भाई चीज। तो रूट मिलने का मतलब जरूरी नहीं कि इफेक्टिव एरिया 0 हो जाए। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, इसके बारे में कोई थोड़ा सा रोशनी डालेगा क्या भाई? फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए? ये फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या खेल है? एरिया लिखने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के एरिया कैसे फाइंड करोगे? बीच बीच में ब्रेक करके फाइंड करोगे क्या? उस लिए लिखने के लिए। बिल्कुल सही जब पकड़े हैं भाई। वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। हाँ इतना चमक गया ना भाई कि एक रूट आ रहा है तो फिर इफेक्टिव एरिया 0 आ जा रही है तो एक रूट आएगा, एक रूट आ रहा है तो इफेक्टिव एरिया 0 होगी। ये हमेशा चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। ओके चलो, एक और चीज जो मिस हो गई है ऊपर में, जो मिस हो गई है कि भैया मेरे जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था
तो ये वाली चीज थी, ये वाला जो रिलेशन था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए था, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए था। अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे रिवर्स हो जाएगा? देखो तो, फंक्शन की बाजी पलट दो, ऐसा हो जाएगा। तो अब आप जो रेक्टेंगल बनाओगे उसमें ये पहला वाला जो साइड लोगे ज्यादा एरिया आएगा। ठीक है, पहला वाला जो साइड लोगे ज्यादा एरिया आएगा। चमक रही है चीज? तो ये वाली चीज केवल इंक्रीजिंग एफएक्स के लिए ट्रू थी, डिक्रीजिंग एफएक्स के लिए भाई पलट जाएगा। चमक गया भाई सभी को? हाँ सर। सर हाँ हाँ, सर। तो वहीं पर साथ में लिख लेते हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जेई मेंस इसको किसी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, सो इफ ऐसा ये वाली चीज लेस देन हो जाती है कब? जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, वहीं पर लिख लेना साथ में। पढ़ें आगे। हाँ हाँ चलो, ये जो कहानी पढ़ी है, ये जो कहानी पढ़ी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। तो हमने एक ऑलरेडी चीज पढ़ ली थी, कहां पढ़ ली थी? ओके, हमने ये वाली चीज पढ़ी थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो मान लो कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ 2 times of a plus 3 times of b plus 6 times of c is equals to 0। ठीक है, अगर ये वाली चीज इक्वल्स टू 0 है, देन the quadratic equation, then the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, ax square plus bx plus c equals to 0 has at least one root, at least one root in, ठीक है, ऑप्शंस देखो, at least one root in, ऑप्शन ए है one root in 0 to 1, ऑप्शन बी है -1 से लेकर के +1, ऑप्शन सी है -3 से लेकर के 2, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव, ऑल द अबव। करो तो भाई इस चीज को ट्राई, जो ऊपर वाली कहानी है उसी पे बेस्ड है ये सारी चीजें। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रल चेक करते हैं, इसी का डर था। इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, टेम्परेरी फाइल डिलीट करता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन। 0 to 1 आएगा। 0 to 1 आया? केत की जब 0 to 1 आ गया तो -1 से +1 भी तो होगा। अरे 0 to 1 का ही तो सबसेट है ना -1 से +1, सॉरी 0 to 1 -1 से +1 का सबसेट है ना, हाँ हाँ तो सब सही है ना? हाँ हाँ okay। एक सेकेंड, मैं अपनी टेम्पररी फाइल्स डिलीट करके देखता हूँ कोई फायदा हो रहा है क्या।
ओके चल रहा है नहीं, ठीक है भाई। तो इसको इंटीग्रेट किया तो आपका मन किया भाई, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने का मन किया आपका? आपका मन किया कि क्यों ना इसको 0 से लेकर के 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दिया जाए। ओके 0 to 1 इंटीग्रेट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो जब आपने ऐसा किया तो आपको क्या मिला भाई? आपको मिला इसका इंटीग्रल ax³/3 ax³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस bx²/2 प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस d लिखना पड़ेगा क्या? प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा क्या भाई? ये आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज कट हो रही है। नहीं, आवाज कट रही है क्या? एक बार मैं फिर से हाँ सर। पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना इसी लिंक पर। एक बार मैं फिर से सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से रिज्वाइन कर लेना, हाँ। ठीक है?